सागवान के डोर पर किस तरह से पॉलिश करते हैं या वुड के डोर पे किस तरह से पॉलिश करते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। इस पे हम मैट फिनिश कराएंगे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये लाइन जो होती है पेंसिल या पेन की लाइन होती है, इसको आपको पानी से हटाना होता है। पेन तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर जैसे आप ये जॉइंट देख रहे हैं, इस जॉइंट में इस तरह से ही आपको जिस सिमत में रेशे हैं उसी सिमत में आपको गद्दी का हाथ चलाना होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रहा था कि वुड के डोर पे आप किस तरह से पॉलिश करेंगे। इस पर हम मैट फिनिश करेंगे। मैट फिनिश करके आपको दिखाएंगे। अभी हम सैंडिंग करते हैं 220 नंबर से। ये 220 नंबर का रेगमाल है, इससे हम सैंडिंग करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि हम मशीन से कर रहे हैं, आपको मशीन से नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से करना नहीं आता, आप सीख रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको अच्छे से करनी आती है सैंडिंग, आपको समझ में आती है कि कितनी सैंडिंग करनी है, तो आप वुड के ऊपर मशीन से सैंडिंग कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन जो बीच में आप देख रहे हैं पैनल जो एम्बॉस है, वो पैनल वुडन का है, वो पैनल वीनियर का है। उस वीनियर के ऊपर आप मशीन से नहीं करेंगे। हम भी मशीन से नहीं कर रहे क्योंकि वीनियर बहुत थिन होता है। अगर आप वीनियर पे मशीन से कर देंगे तो वो घिस जाएगा पूरा, और नीचे का उसका ब्लैक बेस या डार्क बेस दिखने लगेगा, जिससे वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए आपको वीनियर के ऊपर हमेशा हाथ से सैंडिंग करनी है। 220 नंबर से ही कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे मशीन से हम कर रहे हैं साइडों के पट्टे पे और बीच के पट्टे पे, उस तरह से अगर आपको 220 नंबर से ही आप मशीन से भी कर सकते हैं। सैंडिंग करने के बाद आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें मोल्डिंग का डिज़ाइन टाइप का है। इस डिज़ाइन को हम जब यहाँ तो ना हम मशीन चला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें हाथ से ही सैंडिंग करनी पड़ती है। और साइड की टक्करें आप जैसे हम कर रहे हैं मशीन से कर सकते हैं, लेकिन मशीन आपको बहुत ध्यान से चलानी है। और जैसे साइड के कॉर्नर्स ये आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर्स पे आपको हाथ से सैंडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप, बहुत सारे पेंटर भाई इसको अवॉइड कर देते हैं। अगर आप इसको अवॉइड कर देंगे तो डेफिनेटली आपको जो फिनिशिंग है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसके बाद सैंडिंग करने के बाद हम इस पर वुड फिलर से फिलिंग करेंगे। वुड फिलर हमने सिरका का ही लिया है। सिरका वुड फिलर ही नहीं, हमने सारा मटेरियल एक ही कंपनी का लिया है। आप किसी भी एक कंपनी का ले सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी का फेवर नहीं लेता हूँ, आप किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन एक जैसा लीजिए। हाँ, पर्सनली आप मेरे से आउटपुट पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको पर्सनली बता दूंगा। ऑनलाइन वीडियो पे बताना ठीक नहीं रहता है। हम रिपेयर जैसे पहले कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो रिपेयर है वो बिल्कुल मैचिंग की है, इसलिए हम पहले कर पा रहे हैं। अगर आपको बनानी पड़े या मैचिंग की नहीं हो तो आप पहले इपॉक्सी लगा लें, उसके बाद रिपेयर करें। क्योंकि जैसे हम ये रिपेयर कर रहे हैं, ये रिपेयर इसकी रेशो में अंदर चली जाएगी, और अगर ये डार्क हो जाए गलती से तो फिर ये निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम इसकी मरम्मत करके हाथ से ही हम सैंडिंग कर रहे हैं। देखिए, वीनियर की सैंडिंग हम हाथ से कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। और आपको अगर नहीं आता तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको जो रिपेयर करनी है वो इपॉक्सी लगाने के बाद करनी है। हम पहले इसलिए कर रहे हैं कि हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं, हमें उसका एक्सपीरियंस उतना है। अब अगर मैं आपको पैकिंग दिखाऊं तो ये जो पैकिंग है हमारी, ये है हमारी इपॉक्सी की। ये 10 लीटर की पैकिंग है। इसमें 5 लीटर रेजिन होगा और 5 लीटर इसमें हार्डनर होगा, जैसे कि मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको बताता हूँ। और इनको बराबर मात्रा में मिला के आपको उसके ऊपर लगाना है। मरम्मत जैसे हमने पहले की थी वैसे ही हम इसके बाद इपॉक्सी लगाने के बाद भी करेंगे। इस इपॉक्सी के बाद मरम्मत करने का बेनिफिट ये रहता है कि जो रगे हैं, यानी कि जो वेंस हैं अपना वीनियर की, उसके अंदर बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डीपली हमारी मरम्मत नहीं जाती है, और हमारा कलर डार्क होने से बच जाता है। कभी भी, वैसे मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको कलर एक साथ नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे कलर चढ़ाना है, बहुत लाइट कलर रखना है। अगर कलर चढ़ाते हैं तो जो रिपेयर होती है हमारी, अगर वो डार्क बन जाए तो वो रिपेयर ग्रेन्स के अंदर चली जाती है और फिर वो निकलती नहीं है, वो डार्क हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा इपॉक्सी के बाद ही आपको रिपेयर करनी है। हम लोग ने पहले किस लिए की है मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे और फिर से इसकी मरम्मत करेंगे, और मरम्मत करने के बाद फिर से हम सैंडिंग करेंगे। आप सैंडिंग हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। बस वीनियर का जो है वो आपको ध्यान रखना है, वीनियर आपकी घिस ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने जो मटेरियल था हमारा इपॉक्सी का, उसको हमने इस डब्बे में कर लिया और धीरे धीरे हम इसके ऊपर कर रहे हैं। जिस तरह से, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बीच में क्यों कर रहे हैं, हम एक साइड से क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो बीच का आपने एम्बॉस इफेक्ट देख रहे हैं आप लोग। एक्चुअली ये बीच का जो एम्बॉस इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये एक वीनियर लगा है। वीनियर का जो रेशा है वो डिफरेंट है, अलग है, और नीचे का जो वुडन है, वुडन का अलग है, चारों साइड का जो पट्टा है। तो इसलिए हम पहले वीनियर पे लगा रहे हैं। तो वीनियर की सिमत में वीनियर का रेशा जिस साइड में है, उसी साइड से हम इसके ऊपर
इपॉक्सी लगा रहे हैं। उसके बाद फिर हम ऊपर वाली साइड लगाएंगे और हम चारों साइड लगाएंगे, लेकिन सब की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। और जो किनारा है जिसमें मैंने आपको सैंडिंग के बारे में भी बताया था, उस किनारों पे यानी कि उस ग्रूव में बड़े अच्छे से आपको इपॉक्सी लगाना है, क्योंकि ध्यान से लगाना है, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा रुक जाएगा इपॉक्सी तो भी आपको बेनिफिट नहीं रहेगा, उससे भी नुकसान होगा, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और अगर नहीं लगेगा तो भी जब आप सिलर डालेंगे तो वो सिलर को चूस लेगा या सिलर को पी जाएगा, तो उसके बाद भी आपकी फिनिशिंग में उतना मज़ा नहीं आता। अब देखिए, जैसे कि हमने जो पट्टा है साइड का उसको हमने बड़े ही आसानी से सीधा सीधा कर दिया है, तो ऐसे ही आपको भी करना है। एक साथ पूरा डोर नहीं करना है, जो डिज़ाइन है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर इपॉक्सी लगाना है, या जो अगर आप कलर कर रहे हैं तो आपको कलर लगाना है, या रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर की जो सैंडिंग है वो भी आपको कलर मतलब जो रेशे हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है। बहुत कई साइटों पे हम लोग जाके देखते हैं जहाँ पर काम ख़राब हो जाता है कई बार, जिसको हम ठीक करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं ज़्यादातर तो सैंडिंग गलत की हुई होती है, जिससे कि विनियर ख़राब हो जाती है या लक्कड़ ख़राब हो जाती है, तो लकड़ी यानी कि ख़राब हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि अगर चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उसको आप छोड़ दें। अगर तो आप ध्यान रखें, कभी भी आप गलत डायरेक्शन में सैंडिंग नहीं करें, आप सही डायरेक्शन में सैंडिंग करें, जिससे कि आपका जो वर्क है वो अच्छा रहे और आपका जो ऑब्जेक्ट है या जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, डोर है, जो भी हम तो डोर पे कर रहे हैं, तो आपका वो डोर ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये सब बातें बताता हूँ ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। अब जो हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो हम चारों तरफ पट्टे पे अलग, बीच के पट्टे पे अलग और साइड के पट्टे पे अलग से लगा रहे हैं। ऐसे ही आपको भी लगानी है। इपॉक्सी आप 2 हाथ लगा लीजिए, एक बार लगाइए, फिर उसको 10-15-20 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर दूसरा हाथ लगाइए। फिर जब दूसरा हाथ लगाएंगे तो उसकी फिर आपको सैंडिंग करनी है। सैंडिंग 1 से 1.5 घंटा बीत जाए सेकंड कोट के बाद तो आप सैंडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब उसके बाद आप मरम्मत करेंगे, रिपेयर आपको फिर से चेक करनी पड़ेगी एक बार में, क्योंकि रिपेयर नहीं होती। कई बार रिपेयर बैठ जाती है, वो नीचे चली जाती है, फिर उसको सही से करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको अगर एक बार रिपेयर बैठ जाए तो दोबारा से, एक बार करने के बाद मतलब कि आपको दोबारा से भी करनी है जब आप इपॉक्सी लगा लें। इपॉक्सी सूख जाए तो आप रिपेयर कर लें और फिर सैंडिंग कर लें। सैंडिंग आप मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे कर सकते हैं। इपॉक्सी के सूखने के बाद जब 1 से 1.5 घंटा बीत जाए, या आप जितना भी वक्त छोड़ना चाहें छोड़ दें, उसके बाद आप हल्की हल्की सी सैंडिंग करेंगे। हल्की सी मतलब से कहने का मतलब ये है कि आप इतनी सैंडिंग करेंगे कि जो चमक जैसे आप देख रहे हैं, ये चमक जो है ये ख़त्म हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि कहीं पर चमक है कहीं पर नहीं है, एक जैसी सैंडिंग नहीं करी है। सैंडिंग एक जैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, एक जैसे दबाव से होनी चाहिए। इसमें सैंडिंग का ही बहुत बड़ा रोल होता है पीयू में। अगर आप सैंडिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप कितना भी अच्छा मटेरियल लगा लें, आप उस लेवल को नहीं पा सकते जब तक जो एक्चुअल पीयू का होता है। अगर आप सैंडिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, एक जैसी एक हाथ से एक दबाव से नहीं करेंगे, तो सैंडिंग का आप बहुत ध्यान रखें। जैसे ये रेशे हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर ये नालियाँ बनी है, या आप इसको लूवर्स कह सकते हैं, लूवर्स बने हैं, तो आप इन लूवर्स के अंदर भी अच्छे से हाथ से सैंडिंग करेंगे। और जो आपके पट्टे हैं वहाँ पर आप मशीन से कर सकते हैं, मशीन से करने में वहाँ आपको आसानी होगी, लेकिन सैंडिंग ज़रूर करनी है। तो हम ये इपॉक्सी की सैंडिंग कर रहे थे। 2 डोर हैं, एक जो आपको अभी पीछे दिखाया मैंने ये वो वाला है, और एक दूसरा डोर है जिसमें लूवर्स हैं। तो ये 2 डोर पर हम आपको अभी सैंडिंग करने के बाद सिलर लगा के दिखाएंगे, सिलर अप्लाई करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद ये वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं जो फिनिशिंग का फाइनल आउटपुट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बस ये पता लग जाए कि ये जो हमने किया है, ये इस डोर की आउटपुट कैसी आई है, वो कितनी शीन है, कैसी फिनिशिंग है, ये सब दिखाने के लिए। अब जैसे हमने ये 2 डोर यहाँ पर रख रखे हैं, इसमें डस्ट क्या होता है, जब हम सैंडिंग करते हैं तो डस्ट निकल आता है, डस्ट वो सारा उसके ऊपर ही रह जाता है। आप जब उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो डस्ट उसके अंदर चला जाता है, जिससे फिनिशिंग देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो आप जब पहले तो कपड़े
कपड़े से साफ़ कर लें। कपड़े में भी एक्चुअली डस्ट और धूल होती है, तो उस धूल और डस्ट से बचने के लिए आप कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दें। और साफ़ करने के बाद, कपड़े से साफ़ करने के बाद आपको उसके ऊपर जो स्प्रे होता है, हमारा जो स्प्रे गन होती है, उससे हवा का प्रेशर मार दें। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस तरह से आप इसके प्रेशर को मार दें, तो उससे क्या होता है कि धूल के जो भी कण होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो नीचे भी हमने पॉलीपैक डाला हुआ है ताकि किसी भी तरह का डस्ट कोई ऊपर ना आए। तो ऐसे ही आपको भी करना है, लेकिन पॉलीपैक का क्या होता है, ये जल्दी गंदा हो जाता है, इसको साथ के साथ आपको झाड़ना और धोना भी रहता है। और अगर आप पॉलीपैक नहीं डालना चाहते, नहीं बिछाना चाहते, तो आप इसके ऊपर पानी डाल लें, फ्लोर के ऊपर। अब ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई सूखा ना रहे या कहीं पर कोई निशान ना रहे। जब हम स्प्रे करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से या लेफ़्ट से राइट की तरफ करते हैं, जिस तरह से भी आप करें, लेकिन इसमें सूखा ना रहे, कहीं पर ड्राइनेस ना रहे, प्रॉपर अच्छे से स्प्रे होना चाहिए। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से काम करने की आदत हो जाए, और आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम किस तरह से करना चाहिए, ताकि आपको अपने काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और आप जैसे क्योंकि मेरे पेंटर भाई बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह के फ़ोन करते हैं कि हमें इस चीज़ का प्रोसेस बता दीजिए, या हमें पीयू का या डूको का या पॉलिस्टर का प्रोसेस बता दीजिए। प्रोसेस के लिए ही मैं ये वीडियो डालता हूँ, प्रोसेस आप वीडियो में देखें। अगर आपको मेरे चैनल पे 450-500 वीडियो होंगी कम से कम, तो अगर इतनी सारी वीडियो हैं और उसमें आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं फ़ोन पे समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो पे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, और अगर मैं फ़ोन पे समझाऊंगा तो आपको वर्बली बताऊंगा, कुछ चीज़ें समझ में आएगी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप वीडियो देखें। वीडियो देख के अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वो बहुत सबसे अच्छा है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। अगर मैं भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो रिप्लाई कर देते हैं आप लोगों को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन ना करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी फ़ाइनल वीडियो मैं जल्द ही आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।